और भाई क्या हाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे, सब अपने घरों में सेफ़ होगे, हेल्थ का ख्याल रख रहे होगे, अच्छे से खा रहे होगे, ठीक है, और सब बढ़िया चल रहा होगा लाइफ में। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। 1:15 AM एंड जो जहाँ जहाँ पे हैं वो ले लो आप विशेस। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही, आई थिंक आफ्टर 10 days मैं वीडियो बना रहा था। एंड ये वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, क्योंकि अब दोबारा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो सारा प्रोसेस। एंड आई होप थिंग्स वुड बी फाइन और हम ऐसे अब कंटिन्यूशन में चलेंगे अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, थोड़ी छोटी वीडियो होगी, ठीक है। फिर से प्रोसेस में आने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो आज भी मैं नहीं बनाता, बट मुझे लगा कहीं कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अभी जिस हालत में हूँ तो मैं छोटी वीडियो भी बनाऊँगा, देन नेक्स्ट टाइम से फिर से दोबारा हमारी फुल वीडियो स्टार्ट होगी। आज कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। आज हम जहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ा था, अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं उनको, जहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, वहाँ पर चार्जेस पड़े होते हैं और आपको एक चार्ज पे सब चार्जेस की वजह से फोर्स निकालनी होती है, जहाँ हम वेक्टर एडिशन करते हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन नाम एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है। बेसिकली होता क्या है कि हम फोर्सेस की डायरेक्शन बना देते हैं, हमारे पास एक वेक्टर, दो वेक्टर बन जाते हैं या तीन वेक्टर बन जाते हैं, फिर उनका हम एडिशन करते हैं, जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। अगर आपने वेक्टर्स को नहीं देखा तो वीडियो देख लो जल्दी से, प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है 11th और 12th की, तो 11th में वेक्टर्स में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने एक्चुअली ज़्यादा कोई एक क्वेश्चन ही किया था शायद हमने पॉलीगन लॉ के ऊपर ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, पॉलीगन लॉ बोल रहा हूँ, पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन ही किया था। तो आज कुछ वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो कॉपी वगैरह निकाल लो और भूले तो नहीं ना फिजिक्स, मुझे तो नहीं भूल गए? नहीं नहीं भूले ना, चलो चलो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में थोड़ा सा अगर रिकैप कर ले, हमने क्या पढ़ा था कि इफ़ वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, then the net force on any charge would be equal to the vector sum of all the forces which are applied on it by all the other charges, ठीक है। मतलब मुझे एक चार्ज, बहुत सारा चार्जेस पड़े हैं, मुझे कोई भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी हो तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस आएंगी उनका वेक्टर सम मैं लूँगा। वेक्टर सम बहुत इंपॉर्टेंट, सम नहीं लेना, वेक्टर सम लेना है। फोर्सेस वेक्टर होती हैं तो वेक्टर एडिशन करेंगे। बाल कटा लिए देखो, अलग लग रहा हूँ ना, अलग। अरे हमारे सर कहाँ चले गए? वही हूँ मैं, वही, ठीक है। चलो, तो हाँ, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल आई होप आपको याद आ गया होगा। याद नहीं आएगा तो इसको पॉज कर लेना, पॉज मत करना, कर लेना, या फिर क्या करना, अभी रुक के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाली वीडियो पे जाओ, पिछला ही लेक्चर होगा वो, तो वो देखो, दोबारा आ जाओ, ठीक है, क्योंकि वो याद होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पे क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। हमने एक क्वेश्चन नहीं किया था, शायद ट्राइंगल वाला किया था। एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसको पहले थोड़ा खुद से ट्राई करना। हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो साइड तो ऐसे ऐसे ही होगी ना, सेम साइड्स होंगी। अब मुझे क्या करना है, नेट फोर्स एट पॉइंट सी निकालनी है। फाइंड द नेट फोर्स एट द वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी पर नेट फोर्स निकालनी है मुझे, ठीक है।
पॉज कर लो, जल्दी से ट्राई करो इसको, क्योंकि मुश्किल नहीं है ज़्यादा। ठीक है, चलो ट्राई कर लिया होगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो नेट फोर्स होती है एक चार्ज पे, वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होती है। तो पहले देखते हैं इसमें इंडिविजुअल फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। ठीक है, ये मत सोचना बहुत चार्जेस है तो आप घबरा जाओ, नहीं, एक टाइम पे एक चार्ज कंसिडर करो, बाकी को भूल जाओ और वेक्टर बना लो, फिर बाद में आप देखोगे कि उनका एडिशन कैसे होगा। जैसे फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, दोनों पॉजिटिव हैं, मुझे इस पे निकालनी है, तो ऑब्वियसली इसको मैं कंसिडर करके देखूंगा, रिपल्जन होगी दोनों में, इस पे स्ट्रेट फोर्स, पे स्ट्रेट फोर्स, पर मुझे इसका तो चाहिए नहीं, मुझे तो इस पे फोर्स निकालनी है। सिंपली मैंने क्या बोला, एक ऐसा एरो बनाया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कौन सा, ये चार्ज से हो गया, और कौन सा बचा, ये वाला बचा अभी। तो फिर ये प्लस प्लस, फिर रिपल्जन उस पर ऊपर, इस पर नीचे, उसका ज़रूरत नहीं मुझे क्योंकि इसको कंसिडर कर रहा हूँ अभी नीचे। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बहुत अच्छी बात है। क्या एक और चार्ज बचा है, बिल्कुल बचा है। कौन, कहाँ पे है वो, वर्टेक्स पे, अपोजिट वर्टेक्स पे, ए पे। तो इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक डायगोनल ड्रॉ करो। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम एक्ट करती है ना, अट्रैक्शन रिपल्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स कुछ ऐसी लगेगी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये तीन फोर्सेस लगी यहाँ पे और मैंने उनका डायरेक्शन के साथ उनको बनाया। ठीक है, तो वेक्टर डरने की जरूरत नहीं है, वेक्टर डरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन ना वेक्टर बन गया, देखो खत्म। अब कैसे करें, अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका, इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका। ये फोर्स और ये फोर्स क्या मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। सोचो कूलम लॉ क्या कहता था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो क्या के कूलम लॉ क्या कहता था हमारे पास, फोर्स क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी की बात करूँ, के तो के है, अगर एयर की बात कर रहे हैं, मीडियम एयर है। क्यू वन क्या है, क्यू, क्यू टू क्या है, क्यू, तो के क्यू वन भी क्यू था, क्यू टू भी क्यू था, क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, एस स्क्वायर। ये मैंने बोला फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, और मैंने इक्वल क्यों लिखा है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू, दोबारा क्यों है, आर दोबारा एस है, एस स्क्वायर। तो समझ आए ये दो फोर्सेस इक्वल क्यों होंगी। इसको एफ ले लेते हैं, एफ वन ले लेते हैं। चलो, हमको थोड़ा सा पहले ना थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा कौन सी फोर्सेस सेम है, क्योंकि जब हम वेक्टर सम निकालेंगे ना, तो पूरा पूरा के क्यू वन क्यू टू आर को नहीं रखेंगे, हम उसको एक वेरिएबल ले लेंगे। जैसे मैंने इसको एफ वन ले लिया है ना, तो मैंने एफ वन ले लिया क्योंकि ये इक्वल फोर्सेस थी जो मुझे पता लगा। ठीक है, अब देखो एक फोर्स और भी थी, एफ ऑन सी ड्यू टू ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू, ये तो क्यू क्यू ही है, दोबारा एस स्क्वायर में यहाँ फर्क आ गया। स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है, रूट टू एस। अगर साइड एस हो, डायगोनल रूट टू एस हो जाती है, रूट टू एस। कैसे सर, मैं तो नहीं मानता। देखो ये मैंने डायगोनल वाला पार्ट बना लिया, ऐसा कुछ स्क्वायर था पूरा। ठीक है, ये एस है, ये एस है, 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज को एक्स ले लो आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर पर बेस स्क्वायर होता है। तो एक्स क्या हो गया, टू एस स्क्वायर हो गया, रूट टू एस। ठीक है, तो सिंपली मैं रूट टू एस को लिख सकता हूँ। अब के क्यू रूट बाय आर, अब इसमें आर रूट टू एस है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट टू एस का होल स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन टू एस स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा अलग आया। ठीक है, लेकिन इसको भी अगर मैं एफ की टर्म में लिख लूँ तो थोड़ा सा शायद काम मेरा इजी हो जाए। अब कैसे लिखूंगा एफ वन की टर्म में इसको, क्या एफ वन अगर ये था तो क्या ये मैं इसको एफ वन बाय टू लिख सकता हूँ। ध्यान से सोचो, ये एफ वन था ना, देखो ये एफ वन है,
तो 2/2 लिख दिया। समझा वेरिएबल्स में क्यों लिखते हैं? ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, हमें कम्बर्सम ना लगे सॉल्व करते हुए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे करना क्या? वेक्टर सम। पहले कंसीडर, इतना समझ आया ना आपको? इनकी डायरेक्शन बना ली, मैग्नीट्यूड लिख दिए, एक वेरिएबल ले लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। अब पहले मैं इन दो फोर्सेस की बात करता हूँ। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अगर मैंने रिजल्टेंट निकालना है, मैं रिजल्टेंट को मैं आर लिख के देता हूँ, जो कि आर इज इक्वल टू एफ ऑफ सी डी प्लस एफ ऑफ सी बी, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 दिस कॉस थीटा। रिजल्टेंट याद है? नहीं याद तो वेक्टर की वीडियो पे जाओ, पॉज करो, रोको इसे, वेक्टर वीडियो पे जाओ जल्दी, शाबाश, वेरी गुड, मज़ा आ गया। देखो अब फ़ायदा क्या हुआ मुझे वेरिएबल लेने का? मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी, इस फोर्स को मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा, मैं भूल गया, मैं इन दो फोर्स की बात कर रहा हूँ कि इन दो फोर्स का वेक्टर सम निकालता हूँ क्या है, रिजल्टेंट निकालता हूँ क्या है। अब मुझे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए होता था बस, और मैग्नीट्यूड मैं निकाल चुका हूँ, F1 ले लिया मैंने, दोनों का मैग्नीट्यूड F1 है। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB cos 90, एंगल 90 था। क्या आ रहा है देखो इसको, cos 90 आपका कितना होता है? 0, ये टर्म 0 हो गई, तो क्या बना ये? 2f² बना, f² का f बाहर निकल गया रूट के अंदर 2 रह गया, तो √2f बना आपका r। तो बच्चों इसको रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हो, अगर आप दो परपेंडिकुलर फोर्सेस है ना, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस मतलब जो 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं और जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनका जो रिजल्टेंट आता है, क्या वो वीडियो रुक गई थी क्या? उनका जो रिजल्टेंट आता है वो उसकी वैल्यू √2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस होती है। दोबारा सुनो, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं परपेंडिकुलरली और इक्वल फोर्सेस हैं, तो उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सिंपली √2 टाइम्स ऑफ ईदर ऑफ द फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाता है। चाहे फॉर्मूला लगा लो, √2f हो गया। ठीक है, इसको रिजल्ट याद रख सकते हो। अब बच्चे एक और बात ध्यान से सोचो, हमने क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसे और ऐसे, सेम मैग्नीट्यूड का है, तो उसका रिजल्टेंट है जो वो बाइसेक्ट करता है इस पूरे एंगल को। बताया था कि नहीं बताया था? tan अल्फा कौन से फॉर्मूले में निकाल सकते हो? tan अल्फा से निकालना है क्या? यार तुम भी यार, क्या यार, ले लो अल्फा, कोई भी ले लो, इसको अल्फा ले लो आप, इसको अल्फा। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं करना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कैसे। tan अल्फा कितना होता है? b sin थीटा, b कितना था? f sin थीटा कितना था? 90 है ना, sin 90 इज 1, b sin थीटा, थीटा क्या था? एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, 90 है, sin 90 1 हो जाएगा, sin थीटा अपॉन 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 ए प्लस बी कॉस थीटा, ये क्या है? ए बी एफ ही है, प्लस बी बी एफ होगा, कॉस थीटा कॉस 90, तो प्लस बी कॉस थीटा वाली टर्म आपकी 0 होगी, कॉस 90 0 होता है, उड़ा दो, tan अल्फा 1 आ गया, अल्फा 45 डिग्री हो गया, तो प्रूव भी कर दिया। लेकिन अब रट लो, जो दो फोर्सेस अगर इक्वल होंगी उनका रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्ट करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा एंगल 45 डिग्री हो गया, जो इसके बीच का मेरा रिजल्टेंट गया आर का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, और एट 45 डिग्री फ्रॉम ईदर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इतना समझ आया? अब इन दो फोर्सेस का काम मेरा बन गया, रिजल्टेंट निकल आया। एक फोर्स और थी, लेकिन बोलो सर आपने रिजल्टेंट इसकी डायरेक्शन में कैसे बना दिया? सर फोर्स और रिजल्टेंट एक सेम डायरेक्शन में कैसे हो गए? अब थोड़ा सोचो, मेरे पास एक फोर्स और थी, उसका वेक्टर सम मुझे करना है इन दो फोर्सेस के साथ। दो का तो कर लिया मैंने, बट 3 का करना था।
तो क्या एक स्क्वायर में ये एंगल 45 डिग्री होता है? बाइसेक्ट करता है ना ये एंगल। ऑब्वियसली ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस 45 डिग्री पे है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि जो रिजल्टेंट मेरा आया इन दो फोर्सेस का, और जो ये जो तीसरी फोर्स थी, ये सेम लाइन में आ गई। तो समझो हुआ क्या कि मैंने दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाला, वो तो 45 डिग्री पे आ गया। अब ये तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, जो उसकी डायगोनल है वो 45 डिग्री में आती है विद ईदर ऑफ द साइड। अब उस डायगोनल के अलॉन्ग ही तो फोर्स लग रही है, तो वो भी 45 डिग्री पे ही होगी, कहीं से 45 डिग्री होगी। तो इससे पता क्या चला, ये एक तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस दीज टू, और ये एफ सी ए, ये सेम लाइन में आ गए। जैसे ही सेम लाइन में आए, वेक्टर तो भूल जाओ, स्केलर एडिशन करना है। वेक्टर अब सेम लाइन में हो तो कुछ करना ही नहीं, सिंपली उनको स्केलर मान के ऐड कर दो। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी हमसे गलती हो गई थी, इसको मैंने F1 लिया था ना, तो F1 ले लो, F1। अब भाई ये दोनों फोर्स को ऐड करना है हमने, है ना, कर दो ऐड। एक फोर्स क्या थी, √2F1 जो निकल के आया था, प्लस F1/2। ठीक है, इसको अगर आपने आर नेट लिख दो आप, RN, मैग्नीट्यूड की बात करूँ सिर्फ, मैग्नीट्यूड की बात, समझ रहे हो ना, सेम लाइन में नो वेक्टर। कर दो भैया ऐड, सॉल्व कर लो, क्या करना है, करूँगे सॉल्व, चलो आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। This is the magnitude of force and the direction is 45 डिग्री। कुछ भी लिखो, या तो आप इसको डायरेक्शन की फॉर्म में लिख दो कि इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, या बना दो, या 45 डिग्री विद दिस साइड ऑफ स्क्वायर, अरे कुछ भी लिख दो। ठीक है, F1 की वैल्यू पुट कर देना, लेकिन बाद में आप F1 इज दिस थिंग, मतलब नेट फोर्स क्या हो गई मेरे बच्चों। अब बोर्ड मेरा छोटा पड़ गया, करूं क्या मैं आपको बताओ, सांप बनाऊं सांप, ये सांप गया, सांप गया, सांप गया, सांप गया, सांप। इसका मतलब क्या हुआ, 2√2 + 1/2 इंटू F1। F1 क्या था, KQ² S²। दिस इज द नेट फोर्स। समझ आया बाल को? फोटो खींच लो इसकी, जल्दी से फोटो खींच लो, इससे पहले मैं रब कर दूं। शाबाश, फोटो खींच लो, वेरी गुड। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो दोबारा देख लेना इसको, आपका ही तो माल है, आपकी ही तो वीडियो है, कभी भी देख सकते हो, रात को 2 बजे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं क्या, पहला क्वेश्चन था तो मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा देर समझाया, ठीक है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम। अरे सर सेम क्वेश्चन दे रहे हो, हाँ यार सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। फिर से आपको निकालनी है सी ABCD, नेट फोर्स ऑन C, मतलब द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट C, S हो गया ये, सेम सवाल, सिर्फ ये माइनस। ठीक है, तो बारी बारी ऐसे ऐसे लिख लें, इसको सिंपली लिख लें, फोर्स ऑन C वुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू D, प्रॉपर वे में लिखना है ना, अगर सब्जेक्टिव में ऐसे लिखना पड़ेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अरे लिखो ना, एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सब चीज़ फालतू की चीज़, ठीक है, यहाँ स्टार्ट कर लोगे, ये तो लिखने के लिए है, समझना तो हमने किसी और तरीके से, है ना, लिख लो ऐसे, ऐसे मैम को लगेगा क्या बात है, बच्चों को इतना कुछ आता है ना, चाहे लिखा कुछ भी नहीं हमने, समझ रहे हो ना, बस अब दिमाग लगाओ दोबारा। इसकी वजह से फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, इसकी वजह से कहाँ लगेगी, इस साइड, फोर्स ऑन C ड्यू टू D। अब ये नेगेटिव है,
बट है तो डायगोनल के अलॉन्ग ही। अब अट्रैक्शन होगी भाई, तो इस साइड फोर्स गई मेरी, फोर्स ऑन टी डी फोर्स बन गई मेरी, शाबाश, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब बच्चों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस था, तो फोर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। अगर हमें याद है, इसको हमने F1 लिया था, मैग्नीट्यूड को F1 ले लिया था मैंने, है ना, इसको भी आप F1 ले लो, ठीक है। तो ये इस साइड कितना आया था आपका, √2F1, ठीक है। और ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड दोबारा सेम है, तो क्या मैग्नीट्यूड में फ़र्क आएगा? देखो मैग्नीट्यूड में k क्यूब इनटू बाय r² होता है, ठीक है, उसमें साइन थोड़ी कहीं होता है, डायरेक्शन तो हम लेते हैं ना वेक्टर बना के। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो फोर्स कितनी होती इनके बीच में, k क्यूब इनटू बाय r²। अगर नेगेटिव है k क्यूब इनटू बाय r²। मैग्नीट्यूड में क्या कोई फ़र्क आया? नहीं। साइन के चेंज होने से, अगर चार्जेस सेम रहे, मैग्नीट्यूड सेम चार्जेस का, तो साइन के चेंज होने से मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं आता, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड कितना था इसका, F1/2, लेकिन डायरेक्शन अब ऊपर की साइड हो गई। समझ आ रहा है? समझ आ रहा ना? ये अगर F1 लिया तो इसका मैग्नीट्यूड F1/2 हो गया था, अब ऊपर की साइड है, ठीक है। तो लेकिन दोबारा ये अब सेम लाइन में है, पूरा हम वैसे ही करेंगे। कैसा करेंगे कि F1 को मैं क्या करूँगा भाई, k Q1 Q2 बाय r², s², ठीक है। और इसकी फोर्स मैं कैसे निकालूंगा, इसको कुछ भी मान लो, F' मान लो, k Q1 Q2 बाय √2s का स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया था, k Q1 Q2 बाय 2s²। फिर मैंने बोला था ये तो F1 है, तो F' क्या हो जाएगा, F1/2, ठीक है। इसको मैंने F' बोल रहा था, ठीक है। तो सेम आ रहा है आपका, अब F1 है √2F1 और F1/2। तो अब मुझे बोलेगा कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है। देखो डायरेक्शन तो अलॉन्ग द डायगोनली रहेगी, अब इस साइड या उस साइड ये मुझे पता करना पड़ेगा कौन सी फोर्स ज़्यादा लग रही है, F1/2 की √2F1। इसको फैक्टर हटा दो, F1/2 या √2F1, ऑब्वियसली √2F1 ज़्यादा लग रही है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में, दैट वुड बी, यहाँ बना दूँ मैं, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, √2F1 माइनस F1/2 अलॉन्ग, अगर अलॉन्ग ए सी, ऐसे ऐसे अलॉन्ग ए सी, ए सी मतलब ए सी, अलॉन्ग सी है मतलब सी से ए की तरफ, फ्रॉम ए टू सी, कुछ भी लिख दो, लेकिन डायगोनल के अलॉन्ग ही रहेगी नेट फोर्स। उसमें भी डायगोनल के अलॉन्ग थी नेट फोर्स, उसमें भी इसी डायरेक्शन में थी, पर मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ गया इसकी वजह से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, वेरी गुड। क्योंकि मुझे लगा इस पे ना क्वेश्चंस कराने थोड़े ज़रूरी हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेक्टर्स की प्रैक्टिस अगर हम जो 11th की सीरीज चला रहे हैं साथ साथ में, उसमें लास्ट 2 क्लास मैंने आपको क्वेश्चन ही करवाने हैं, जब भागने का कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द नीट एंड जेई, यू शुड बी अवेयर हाउ टू प्रिपेयर, है ना, भाग के कुछ नहीं होगा। चलो अब एक सवाल ऐसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ए ए ए ए बी सी। दोबारा फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी, या द चार्ज प्लेस, जब मैं ऑन सी लिखता हूँ ना, मतलब ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट सी। पॉज करो एक बार, इसको पॉज कर लो, शाबाश शाबाश, अच्छे बच्चे तो पॉज करोगे। चलो नहीं किया ना पॉज, नहीं किया ना, पता है जिसने नहीं किया मैं जानता हूँ। चलो फिर से आप क्या लिखना, फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस लिख के भूल जाओ,
ये तो मैम को इम्प्रेस करने के लिए है, ठीक है भूल जाओ। मैम ने ये देखा, चाहे वो कुछ गलत भी होगा ना वो भी इग्नोर हो जाएगा अगर आपने ये लिख दिया। चलो अब देखो, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इस साइड, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बहुत अच्छी बात है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, पॉजिटिव और नेगेटिव, अट्रैक्शन along this line, force on C due to A. What is this angle? 60 60 60 120। क्या फोर्स ऑन C ड्यू टू B का जो मैग्नीट्यूड है, क्या ये फोर्स ऑन C ड्यू टू A के मैग्नीट्यूड के बराबर है? पॉज करो, सोचो जल्दी से, पॉज करो, पॉज करके सोचना। क्या मैं इसको F ले सकता हूँ? सिंपल देखते हैं कि CB की बात कर रहा हूँ, Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? कि Q1 Q2, इतना गंदा क्यों तो मैंने लाइफ में नहीं बनाया, अपॉन A स्क्वायर, इक्वल ट्राइंगल है। क्या साइन का फर्क पड़ा? देखो नहीं पड़ा ना, वही मैं कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड पे साइन का फर्क कभी नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन पे पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या पता चला मुझे? अरे फोर्सेस सेम हो गई, सिंपल, मैं दोनों फोर्स को F लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड। अब तो सवाल खत्म हमारा। क्यों? अब कुछ ऐसा सवाल बना, ये पॉइंट सी है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, F एंड F, एंगल इज 120 डिग्री। तो बताओ नेट फोर्स कहाँ पर होगी और डायरेक्शन क्या होगी? आंखें बंद करके डायरेक्शन बता सकते हो कि सर दो फोर्सेस बराबर हैं, तो रिजल्टेंट में डायरेक्शन में tan अल्फा लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगा सकता हूँ? अगर दिमाग घास चढ़ने गया है तो ज़रूर लगा सकता हूँ, लेकिन अगर घास चढ़ने नहीं गया तो मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि दो फोर्सेस अगर सेम हो जाए तो जो रिजल्टेंट है वो उनको बाइसेक्ट करता है। तो आंखें बंद करके बोलूँगा यार रिजल्टेंट आएगा तो इधर पक्का 60 पे, रिजल्ट तो 60 पे आएगा। मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करूँगा? फॉर्मूला लगा लूँगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 क्या है पता है आपको? अगर आपने मैथ थोड़ी पढ़ी हुई है तो कॉस 90 पर थीटा माइनस साइन 30 माइनस हाफ। जिनको समझ नहीं आ रहा कुछ नहीं होता, आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी अभी, तो टेंशन की बात नहीं है भाई साहब। 2 स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर स्क्वायर रूट एफ, अरे भाई तो एफ ही आ गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर निकला और बाइसेक्ट करता हुआ निकला। बाइसेक्ट करने वाली बात तो चलो पहले पढ़ी हुई है, बट एक चीज़ और समझ आई कि अगर फोर्सेस बराबर हों और 120 डिग्री पे हों, याद रखना फोर्सेस बराबर 120 डिग्री पे हों, तो रिजल्टेंट हमेशा उन फोर्स के बराबर ही आएगा, रट लो इसको। और 60 डिग्री पे होगा इधर विद इधर ऑफ फोर्स। ये रटने इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें थोड़ी पता है ना तो कंपटीशन के क्वेश्चन में ये एज अ पार्ट बन के आएंगे, तो उस पार्ट को जल्दी सॉल्व कर लोगे। या फिर जो हल्के कंपटीशन होते हैं उसमें पूरा क्वेश्चन ही आ सकता है, तो आपको समझ आएगी आप क्यों फॉर्मूला लगाओगे जब आपको चीज़ें पता है छोटी छोटी। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, मेरी नहीं इसकी, अपनी भी नहीं इसकी, जल्दी शाबाश, कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, कर दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अरे बोल ही नहीं रहे, अरे बोलो, अरे बैठे बैठे बोल दो, नीचे कमेंट कर दो यार। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट सवाल। सर्कल, सेंटर, क्या नई बात कर दी सर? सर्कल का सेंटर तो होता ही है, सेंटर तो होता है, रेडियस भी होता है, वो भी होता है। अच्छा बट ये नहीं होगा जो मैं बताने वाला हूँ, इधर पॉजिटिव क्यू, इधर पॉजिटिव क्यू, इधर नेगेटिव क्यू। बताओ भाई क्या लगेगा, कैसा लगेगा, क्यों लगेगा? पॉज कर लो, सॉल्व कर दो, ये हो जाना चाहिए यार। चलो गुड, इसको नाम दे दो ए, इसको बी,
इसको ओ, नेट फोर्स ऑन ओ क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, बस लिख के भूल जाओ, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन, एक फोर्स गई। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, अरे मैंने एफ सेम क्यों लिख दिया, देखो धीरे धीरे मैं स्टेप अप खा ही जा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ आ गया ना क्यों। आप देख सकते हो कि एफ ऑफ ओ बी जो होगा इज इक्वल टू एफ ऑफ ओ ए होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। साइन का फर्क नहीं पड़ा, पॉजिटिव भी होता तो भी के क्यूब स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही आता, पर डायरेक्शन नीचे हो जाती। ठीक है, शाबाश बच्चों शाबाश, इसको एफ ले लो। अब तो हमने पढ़ा है ना एफ और एफ होगा तो कहाँ आएगा, एफ रूट टू 45 डिग्री, 90 का बाइसेक्टर हो जाएगा ना, फोर्सेस सेम है। एफ रूट टू आएगा नहीं आया, सर बता दो, लो करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, ये तो ज़ीरो, 2f स्क्वायर, इतना लंबा क्यों बनाया, इज इक्वल टू रूट टू एफ। खुश सर, रूट टू एफ या एफ रूट टू, अगर ये पूछोगे मैं मोबाइल तोड़ दूंगा अपना। ठीक है, समझ आए, वेरी गुड। ये रात के 1:45 ऐसे ही होता है, बंदा पागल हो जाता है ना, तो भाई हरकतों पर हंसना मत। ठीक है बालको, डायरेक्शन क्या होगी, बाइसेक्टर, ट्रांसफॉर्म मत लगाने यार, वेक्टर नहीं पढ़ रहे हम भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, शाबाश, और बढ़े आगे, फोटो खींच लो, शाबाश। दोबारा सर्कल, दोबारा सेंटर, दोबारा ओ, दोबारा ए, दोबारा बी, सी भी आ गया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट फोर्स ऑन ओ पे निकालिए दोबारा, ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, सबका मैग्नीट्यूड एफ ले लो, बार बार नहीं बताऊंगा। डिस्टेंस से मैं अगर मैं सेंटर के चार्ज में फोर्स निकालिए ना, हर चार्ज का उसका डिस्टेंस सेम है, और चार्ज तो सेम है ही, तो मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, निकाल के देख लेना आप। ठीक है, अब सॉल्व मत करना, कॉमन सेंस लगाना। ओ इस एफ ओ सी, एफ ऑन ओ ड्यू टू सी इस साइड लगेगी, एफ एफ ऑन ओ ड्यू टू ए इस साइड लगेगी, एफ, और इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, ये रिपेल ये ऊपर, ये फोर्सेस सेम लाइन में एक्ट कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, नहीं कैंसिल आउट हो जाएंगे फोर्सेस। समझ आ रहा है भाई, आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो 5 न्यूटन से, दूसरे को 5 न्यूटन से इस साइड पुश कर रहे हो, उसी बॉक्स को दो साइड आप दबा रहे हो उसको, ये एक रोप को खींच रहे हो दोनों साइड सेम फोर्स है, वो तो वहीं रुक जाएगी ना बॉक्स लेगा ना रोप हिलेगी। तो अपोजिट फोर्सेस जब भी लगती हैं और इक्वल हों और सेम लाइन पे ऐड कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। इसको ज़्यादा डीप में मत सोचो, आप सिंपल थोड़ा लॉजिक लिखो, 5 न्यूटन तो जीरो, इसके हॉरिजॉन्टल में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, वही ऑब्जेक्ट खड़ा रहा, तो कैंसिल आउट होगी। नेट फोर्स कौन सी लगी, सिर्फ ऊपर की साइड, तो मेरा कैसे बन जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट ओ है, पॉइंट ओ है, ऊपर की साइड फोर्स लग रही है एफ, मेरा क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, नेट फोर्स ऊपर को चली गई, रिजल्टेंट निकालना ही नहीं है, फॉर्मूला लेके मत बैठ जाना, एंगल 180 डिग्री ले लो, तो एंगल तो फोर्स की जो 180 डिग्री लेता हूँ 180 डिग्री ले लो, आंसर आ जाएगा, बट सिर्फ आंसर ही आएगा। कंपटीशन में 50 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे करने बैठे 10 भी नहीं होंगे, है ना, तो थोड़ा सा हमें माइंड को ना एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट। ठीक है, वेरी गुड, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, शाबाश शाबाश शाबाश।
क्या करें अब? शाबाश। एक चार्ज मैंने और लगा दिया। $45 पे ये चार्ज मैंने प्लस की और लगा दिया। अब बताओ नेट फोर्स क्या होगी? ओपी बताना है। देखो इनकी वजह से तो कैंसिल हो गया ना। अब सर इसकी वजह से इस पर फोर्स कुछ लगेगी तो क्या करूँगा, इसकी वजह से इसके तो इक्विलिब्रियम बिगाड़ देगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि आपको आसपास के चार्ज से मतलब ही नहीं है, सिर्फ उन दो चार्ज की बात करो, इंडिविजुअल फोर्सेज निकालनी है तो कोई मतलब नहीं कितने में चार्ज आ जाए। तो इनकी वजह से वही पुराना केस कैंसिल आउट, ये है ही नहीं, मतलब समझ लो कैंसिल आउट होगी, फोर्स की फोर्स नहीं लगेगी, सिर्फ ऊपर की फोर्स लगेगी। अब इसकी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, रिपल्जन ऊपर गया रिपल्जन, ठीक है। 45 था तो ये 45 होगा। हौच पौच हो रहा है पर थोड़ा ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा। ये 45 था तो इस लाइन में फोर्स एक्ट करेगी, वर्टिकल पोजिशन एंगल होगा 45, टोटल 90, ये भी 45। तो क्या इस फोर्स और इस फोर्स में एंगल 45 डिग्री हो गया? ऐसे और ऐसे 45 डिग्री, ये एफ निकाल लो रिजल्टेंट, डायरेक्शन को बाइसेक्टर करता हुआ आएगा। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? एफ स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पर 2f इंटू कॉस 45। कॉस 45 इज क्या? 1/√2। कर लोगे ना? आंसर कमेंट में कर देना इसका। चलो देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब ना अगर कोई सिमेट्रिकल पॉलीगन है ना और उसके सेंटर में चार्ज पड़ा है और लाइक चार्जेस हैं आसपास, तब नेट फोर्स जीरो होती है। जैसे ये मेरे पास क्या पड़ा है, स्क्वायर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और सेंटर में चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, नेट फोर्स ऑन दिस वुड बी जीरो। कैसे? इसकी वजह से ऊपर लगी, इसकी वजह से नीचे लगी, ये तो उड़ गई। ऐसी इसकी वजह से ऊपर लगी, इसकी वजह से नीचे लगी, ये दोनों भी उड़ गई। आपने मुझको रस्सी से बांध दिया, चारों डायरेक्शन में मुझे खींच रहे हो, क्या होगा? सर मर जाओगे आप। हाँ मर तो जाऊंगा। क्या नेट फोर्स जीरो होगी? हिलूंगा नहीं ना मैं, चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाऊँ मैं, हिलूंगा तो नहीं, सेंटर ऑफ मास पर उधर रहेगा, ठीक है। तो एक बॉल को आपने चारों तरफ से खींच रहे हो, वही हिसाब है, या चारों तरफ से पुश कर रहे हो, अगर ये नेगेटिव होता तो नेट फोर्स जीरो है, उस पर कहीं नहीं हिलेगा ये। एक और सिमेट्रिकल फिगर ले लो, हेक्सागन ले लो, अच्छा था, बढ़िया प्यारा सा हेक्सागन, प्लस क्यू, ये क्यू मेरा अल्फा बनता जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ प्लस क्यू ले लो, इसकी वजह से इस साइड, इसकी वजह से इस साइड माइनस क्यू होता है, फिर तो भी जीरो होती। पहले पुश था पुल है या पुल था पुश है, लेकिन माइनस क्यू होता अगर बाई चांस ये प्लस है ना भाई माइनस क्यू, अब क्या होगा? इसकी वजह से जीरो हो जाएगी। देखो जो अपोजिट वर्टेक्स है उनकी वजह से जीरो हो जाती है, इसकी वजह से भी जीरो हो जाएगी। इसकी वजह से ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल इसको, इस पे इसकी वजह से फोर्स, नीचे रिपल्जन, इसकी वजह से अट्रैक्शन, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। अब लाइक चार्जेस होकर एक साथ लाइक चार्जेस बराबर तभी जीरो होता है। जैसे जैसे स्क्वायर की बात करूं मैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, जीरो, कट गई सेम लाइन में। ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, लेकिन जिसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, नेट फोर्स डायरेक्शन में आ गई, जीरो नहीं हुई, जीरो नहीं हुई। नेगेटिव भी होता चार्ज तो भी ऐसा ही केस होता, पीछे बहुत नेगेटिव कुछ भी ले लो, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ी सिमेट्रिकल चीज़ें मैंने आपको बताई। आज के लेक्चर में इतना ही था, थोड़ा सा मुझे लगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आपको थोड़े ज़्यादा करने चाहिए, तो मैंने शुरुआत की दोबारा आज, ठीक है। आई होप चलता रहे ऐसे, ठीक है। तो कमेंट कर देना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, पता है ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्ट हो नहीं, इंटरेस्ट ले रहे हो। देखो टीचर के लिए पता है क्या, एक टीचर के लिए क्या, जब उसको लगता है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसको और पढ़ने का मन करता है।
मैं छोड़ नहीं दूंगा पढ़ाना, बट जितने तक कमेंट करोगे ना, और अगर आप लाइक करोगे वीडियो अच्छी लग रही है, उतनी ज़्यादा पता है मोटिवेशन आती है और पढ़ाऊँ और पढ़ाऊँ। तो बेझिझक को कमेंट कर दो, बेझिझक को कमेंट कर दो, सर समझ नहीं आया, समझ आ गया, सर बनाओ वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज।